आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है बेटा, आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा रेस्पिरेशन के ऊपर। हमें यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है बेटा रेस्पिरेशन का, कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ बेटा कि जो रेस्पिरेशन होता है ना, उसको लेके बच्चों की बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन रहती है। बच्चों को लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ब्रीथ करना, सिर्फ और सिर्फ ब्रीथ करना। बच्चों को लगता है कि सिर्फ हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, बस यही रेस्पिरेशन होता है। बट एक्चुअल में बेटा रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रीदिंग करना नहीं होता है। हमें रेस्पिरेशन में और भी चीजों के बारे में पढ़ना है बेटा, जैसे कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग करती है। ब्रीदिंग जो है एक तरीके का रेस्पिरेशन ही है, ये तो चलो बात क्लियर सही है या क्लियर है। बट दूसरी चीज यहां पे क्या आती है बेटा, कि ये हमारे फूड को ब्रेक करने में भी हेल्प करती है। ये बेटा हमारे फूड को ब्रेक करने में भी हेल्प करती है। हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है बेटा यही रहने वाला है कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ये किस तरीके से हमें फूड को ब्रेक करके हेल्प करती है, और कैसे ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है, कैसे ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा आज का हमारा, वो यही रेस्पिरेशन के ऊपर ही है। अब पहले बेटा मैं कुछ बातों को यहाँ पे अपने वर्ड्स में क्लियर कर देता हूँ, फिर ही जो है ना बेटा हम इनके लैंग्वेज को रीड करेंगे। तो देखो रेस्पिरेशन बेटा किस तरीके से होता है, ध्यान से समझते हैं। देखो आपको ये तो चीज पता है बेटा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के होते हैं, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है और एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो अब दोनों ही केस में रेस्पिरेशन किस तरीके से रोल प्ले करता है उसको समझते हैं। देखो जैसे कि दोनों ही हो गया, चाहे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो गए और चाहे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो गए, दोनों को ही खाने की फॉर्म में, फूड की फॉर्म में क्या चाहिए होता है बेटा, ग्लूकोज चाहिए होता है। दोनों को ही फूड की फॉर्म में क्या चाहिए होता है बेटा, ग्लूकोज। चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो जाए चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो जाए। मल्टी सेल्यूलर में हम ह्यूमंस हो गए और यूनिसेल्यूलर के अंदर आपके बैक्टीरिया, अमीबा वगैरह ये सब चीजें हो गए। दोनों को ही फूड की फॉर्म में क्या चाहिए बेटा, ग्लूकोज चाहिए। ये जो ग्लूकोज होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। यानी कि यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ना, तो कार्बन कितने का है, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, 6। ये जो C6H12O6 है ना, ये ग्लूकोज का शॉर्ट फॉर्म है। इसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है बेटा, ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्मा में जाके, आपको पता ना हमारे सेल के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं वो क्या होता है, तो देखो जैसे मान लो ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर जो खाली स्पेस होता है, जहां पे फ्लूइड होता है, जहां पे फ्लूइड होता है, ये साइटोप्लाज्मा होता है। तो ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्मा में एंटर करता है, ग्लूकोज जब बेटा साइटोप्लाज्मा में एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट क्या है, फूड का या ग्लूकोज का ब्रेक हुआ हुआ सब्सटेंस है। यानी कि जब ग्लूकोज टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पायरुवेट जो है ना बेटा, कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स वाला सब्सटेंस होता है। यानी कि इसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज यानी कि जो हमारा खाना है बेटा, ये पायरुवेट में ब्रेक हो चुका है। ठीक है, पायरुवेट एक तरीके का खाना ही है हमारा, जिसमें कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद फिर ये अलग अलग सिनेरियो होता है बेटा, उसके बाद फिर अलग अलग सिनेरियो होता है। जैसे कि एक सिनेरियो होता है, इसके बाद ये ब्रेक होता है बेटा इन द एब्सेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक सेकंड रुकना बेटा। इसके बाद बेटा पायरुवेट के बाद जो है ये ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्रेक होता है जब ये एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगा बेटा। जब ये एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगा तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होगा। और जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो हमें क्या देगा बेटा, ये तो हमें देगा ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। हमें क्या देगा बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये किसके अंदर होता है बेटा, ये होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब आप खुद देखो बेटा, यहां पे रेस्पिरेशन ही तो हो रहा है। यहां पे क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन ही तो हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सर यहां पे रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, आप खुद देखो, मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन का मतलब एक तो होता है ब्रीथ होना, मतलब ब्रीदिंग करना, जो हम सांस ले रहे हैं। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में आता क्या है, ऑक्सीजन। तो यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब यही तो है बेटा कि ये ऑक्सीजन की बेसिस पे अब खाने को क्या किया जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है। यानी कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो एक तो हम ब्रीदिंग करते हैं, और दूसरा उस ब्रीदिंग के साथ जो हमारे अंदर ऑक्सीजन आता है, वो ऑक्सीजन खाने को ब्रेक भी करता है। और किस में ब्रेक करता है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर ब्रेक करता है।
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी के अंदर ब्रेक करता है। जैसे कि मतलब मान लो मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, मान लो मैंने खाना खाया, इसका मतलब मेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज चला गया। खाना मतलब ग्लूकोज ही है। ये ग्लूकोज पहले ब्रेक होगा पायरुवेट के अंदर, पहले ब्रेक होगा पायरुवेट के अंदर। फिर जब मैं ब्रीदिंग करूंगा, जब मैं सांस लूंगा, तो मेरी बॉडी के अंदर जाएगा ऑक्सीजन, और फिर ये पायरुवेट वाला जो खाना है बेटा, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ब्रेक हो जाएगा। किसके अंदर? तीन चीजों के अंदर ब्रेक हो जाएगा। एक तो मेरी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड देगा, एक मेरी बॉडी को वाटर देगा, और एक मेरी बॉडी को एनर्जी देगा। क्योंकि खाना जब हम खाते हैं बेटा, तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी तो मिलती है, एनर्जी ही तो मिलती है बेटा हमें। तो ये हमारे पास पहले केस हो गया। ये किसके अंदर हो गया? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, फिर ये क्या होगा बेटा? तो ये हमारे अंदर नहीं होता, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। जैसे ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गए, इनके अंदर होता है, जहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस के साथ भी फूड ब्रेक हो जाता है। तो वहां पे ये बनता है बेटा एथेनॉल। एथेनॉल बनता है। एथेनॉल क्या होता है बेटा? एक तरीके से एल्कोहल होता है। एथेनॉल जो होता है बेटा, एक तरीके का एल्कोहल होता है। ठीक है। ये आप चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में पढ़ोगे। बस ये अभी आप इतना ध्यान रखो कि ये एथेनॉल में बनता है, प्लस वाटर और प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। अब एनर्जी देखो, एब्सेंस में भी बन रही है और प्रेजेंस में भी बन रही है। तो दोनों में एनर्जी बन तो रही है, लेकिन जब प्रेजेंट होगा ना ऑक्सीजन, तो वहां पे एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और जब एब्सेंट होगा ऑक्सीजन, तो वहां पे एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से यहां पे रेस्पिरेशन जो है बेटा, अपना रोल प्ले कर रहा है फूड को ब्रेक करने के लिए। तो एक बार मैं दोबारा से बेटा ये सारी बातों को रिपीट कर रहा हूं। यस बेटा, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। कह रहे हैं लास्ट सेक्शन के अंदर हम न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ के आ चुके हैं बेटा, जहां पे हमने ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक और फूड डाइजेशन, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। The food material taken in during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life processes। वो कह रहे कि अब जब वहां पे हमने पढ़ा था ना कि फूड हम इनटेक करते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें से हमें क्या चाहिए होता है बेटा? उसमें से हमें चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स जो है ना, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। हमें मतलब हमारे सेल को कराएंगे, तो इनडायरेक्टली हमें भी कराएंगे, क्योंकि हम बने किससे हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो अगर मेरे सेल को एनर्जी मिलेगी, इनडायरेक्टली मुझे भी मिलेगी। और इससे होगा क्या? मेरी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या था बेटा? कि जो मेरे सेल हैं बेटा, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो वो अच्छे से कर पाएंगे। अगर मेरी सेल को एनर्जी मिलेगी, तभी तो मेरी सेल जो है अपना अपना काम कर पाएंगे। आप इसको इस तरीके से देखो कि सेल जो है आपकी कार है। अब आप मतलब ये एक कार है, अब कार कब चलती है? जब उसको पेट्रोल मिलता है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी के सेल कब काम करेंगे? जब हमें एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी कैसे मिलेगी? जो हम खाना खाएंगे, खाने में क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरीके से यहां पे सारे काम होते हैं। अब कह रहे हैं डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। तो कह रहे हैं कि अब ये जो एनर्जी ऑब्टेन करने का तरीका होता है, ये हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना होता है। जैसे कि कुछ तो ऑक्सीजन की हेल्प से करते हैं, और कुछ जो है बिना ऑक्सीजन के करते हैं। तो यस, अगर मैं आपको नीचे चार्ट दिखाऊं, तो अभी हमने ये तो चार्ट कवर करा था बेटा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं। तो देखो ये रहा, ये एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला है, और ये आके आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस वाला है। तो ऐसे ही तो होता है बेटा। अभी हमने पीछे कवर किया ये कि या तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बेटा जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में करते हैं बेटा, और फिर एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं बेटा यहां पे। आगे देखते हैं, कह रहे हैं यहां पे इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से कुछ भी हो, लेकिन पहला काम तो कॉमन है। इनमें से बेटा कोई भी सिनेरियो हो, चाहे एब्सेंट हो, चाहे लैक हो या प्रेजेंट हो ऑक्सीजन की, बट एक काम तो कॉमन है। और वो कॉमन वाला काम क्या है? कि सभी केस में ग्लूकोज पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ये तो तीनों केस में होगा ही होगा। देखो 3 केस है ना, केस 1, केस 2, केस 3, तीनों ही केस का जो कॉमन काम है बेटा, जो कॉमन जो स्टेप होने वाला है, वो तो यही है बेटा कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो पायरुवेट में बदलेगा जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और कहां होगा ये बेटा? साइटोप्लाज्मा में। देखो लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला था इसको याद रखना है बेटा आपको। कह रहा है दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्मा। ये कहां होगा बेटा? ये साइटोप्लाज्मा में होगा। यानी कि जब मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो मेरी
फूड का ग्लूकोज था वो कहां चला गया, वो सेल के अंदर चला गया। अब ये ग्लूकोज करेगा क्या, ये ग्लूकोज सेल के अंदर जाके साइटोप्लाज्मा में, साइटोप्लाज्मा जो लोकेशन है वहां पे ये ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाएगा, पायरुवेट में बदल जाएगा। फिर क्या होगा, फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। कह रहा है फिर ये पायरुवेट अगर एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में बदल जाएगा। कह रहे हैं अगर ये चीज पायरुवेट जो बदली है, अगर ये एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में बदल जाएगा, जो कि जनरली फर्मेंटेशन के टाइम पे होता है। जो ईस्ट होती है ना वो फर्मेंट करती है, तो फर्मेंटेशन के टाइम पे ये प्रोसेस होता है जहां पे एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कब होता है बेटा, जब एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, जब ऑक्सीजन टेक प्लेस नहीं करता। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कह रहे क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है इसलिए इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था बेटा कि इसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये किस में हो रहा है बेटा, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। ये सारी बातें मैं आपको कवर करा चुका हूं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर मान लो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहा है फिर क्या होगा, तो फिर ये कहां पे ब्रेक डाउन होगा, तो फिर इसका ब्रेक डाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका ब्रेक डाउन होगा। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहा है, ये हमारे अंदर होता है, ये हम ह्यूमंस के अंदर होता है। ऊपर वाला हम ह्यूमंस में नहीं होता, ऊपर वाला किसमें होता है, जो बैक्टीरिया या जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है। प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन वाला हमारे अंदर होता है। तो इसका मतलब पायरुवेट जब ब्रेक होगा मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो कहां पे होगा, लोकेशन क्या है उसकी, लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं आगे बेटा नेक्स्ट पेज पे। अब इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम ऑलरेडी बना होगा। फिर कह रहे हैं दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप into 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. Since this process take place in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration. अब वो कह रहे हैं यहां पे, कह रहे हैं कि जो पायरुवेट है बेटा ये ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, ये ब्रेक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। और किस में ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक हो जाएगा पानी के अंदर। और ये क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, इसलिए ये इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से आपको यहां पे एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश करी जा रही है। अब मैंने आपको क्या बताया कि देखो इसमें भी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, मतलब कि बन रही है, और इसमें भी एनर्जी बन रही है, बट दोनों में से किसमें ज्यादा और किसमें कम है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा होगी और इसमें एनर्जी कम होगी। तो देखो इसमें क्या लिखा है, कह रहा था रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक प्रोसेस। तो कह रहा है कि जो एरोबिक के प्रोसेस के टाइम पे एनर्जी जनरेट हो रही है वो बहुत ज्यादा होगी एनारोबिक के कंपैरेटिवली। ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी हमें। फिर हमने पढ़ा बेटा कि अगर यहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन आ जाता है बेटा, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि अगर मान लो कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी मैंने आपको बताया बेटा अलग अलग कारण से हो सकती है, आपकी हैवी एक्सरसाइज की वजह से हो सकती है, आपके क्या कहते हैं रनिंग की वजह से हो सकती है, कोई भी और जंपिंग की वजह से हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे फिर क्या होगा बेटा, तो फिर ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर और एनर्जी के अंदर। और ये लैक्टिक एसिड आपको क्या करेगा बेटा, ये आपको क्रैम्प्स देगा बेटा, आपकी मसल्स को क्रैम्प्स दे देगा, आपकी मसल को एक तरीके से आपकी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहे समटाइम व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल। कह रहे कई बार हमारे मसल सेल के अंदर क्या होता है बेटा, लैक ऑफ ऑक्सीजन जब हो जाता है तो अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज देन। तो वहां पे पायरुवेट एक और तरीके से ब्रेक होता है, और वो कैसे ब्रेक होता है, हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हिच इज आल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो यहां पे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एनर्जी भी बिल्ड करेगा। बट ये जो लैक्टिक एसिड है ये क्या करेगा, दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉज क्रैम्प्स। तो ये जो लैक्टिक एसिड बेटा बिल्डअप हुआ है ना यहाँ पे, ये हमारी मसल्स के अंदर क्या करेगा बेटा, हमें क्रैम्प्स देगा, जिससे हमारी मसल्स में हमें पेन होगी। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा था एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी व्हिच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटी इन द सेल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हमने यहाँ पे देखा कि हमें जब भी हम रेस्पायर करते हैं यानी कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम रेस्पिरेशन करते हैं बेटा और फूड का ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है बेटा, तो ये एनर्जी कहाँ जाके स्टोर होती है, ये एनर्जी स्टोर होती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में जाके। ये एनर्जी कहां स्टोर होती है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके। ये आपने 9th क्लास में भी कवर किया था।
अब ये एनर्जी जब माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है तो ये किस फॉर्म में स्टोर होती है बेटा, किस रूप में स्टोर होती है? तो उस फॉर्म को बोलते हैं बेटा एटीपी, उस फॉर्म को बोलते हैं एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट, एटीपी। ये आपने 9th क्लास में बेटा पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है बेटा हमारी बॉडी के अंदर या हमारे सेल के अंदर, उसमें क्या होता है, वो कहां जाके स्टोर होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके स्टोर होती है। और किस फॉर्म में होती है बेटा, उस फॉर्म को बोलते हैं एटीपी। फिर जब भी सेल को जरूरत है तो ये एटीपी जो है ना एक फ्यूल का काम करती है और ये उस सेल को एनर्जी देती है और वो सेल फिर अपना काम करने लग जाता है और फर्दर परफॉर्म करता है, फर्दर एक्टिविटी परफॉर्म करता है। फिर क्या बोल रहा है बेटा आगे, in this processes ATP is broken down giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell। और फिर क्या होता है बेटा, जब भी इस सेल को जरूरत होती है तो ये ATP जाती है उसके पास और उसके पास जाके उसको एनर्जी में बदल देती है। मतलब आई मीन टू से उसको ब्रेक करके, मतलब ATP खुद अपने आप को ब्रेक करके एनर्जी में बदल जाती है और वो एनर्जी जो है सेल फिर उसको यूज करता है। और उससे कौन सा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था जिसमें हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जिसमें हीट क्या होती है बेटा, प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से आपको यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हमारी सेल जो है वो एनर्जी का यूज करते हैं। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, यहां पे जो एनर्जी है बेटा जब वो यहां पे रिलीज होती है या फिर ऐसा कह लो कि जब प्रोड्यूस होती है तो जो एनर्जी है वो कहां चली जाती है, वो एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है और फिर वो फ्यूल का काम करती है। सेल, जब भी सेल को जरूरत है तो ये फ्यूल बन के उसके पास जाती है। और कैसे जाती है ये, जब वहां पे जाती है तो ये वहां पे जाके उसको एनर्जी प्रोवाइड कराती है और फिर एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद वो अपने सेल जो है अपने अपने अलग अलग फंक्शंस को क्या करता है बेटा, परफॉर्म करता है। और जब वो ऐसा करता है तो यहां पे क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है यहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो एक चीज आपको एक्स्ट्रा यहां पे बताई जा रही है। देन आगे चलते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। कह रहे क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए जो भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है उसको ये इंश्योर करना है कि उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना पीछे कि अगर उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा बेटा। और अगर वो लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर हो गया वहां पे तो फिर वो लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। एक सेकंड बेटा, सुदिति का यहाँ पे डाउट है कि सुदिति को फुल फॉर्म जाननी है। एक सेकंड बेटा, इसको रिपीट करते हैं अभी। मैं सुदिति की को लिखवा देता हूं। एटीपी की फुल फॉर्म होती है बेटा एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट। लिख लो बेटा सुदिति आप। यहां पे एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, हमने यहां पे क्या पढ़ रहे थे, इसमें कह रहे हैं सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। कह रहे हैं क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है बेटा वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है, तो इसलिए एरोबिक ऑर्गेनिज्म को ये चीज को इंश्योर करना है कि उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल सके। क्योंकि अगर उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बेटा तो फिर वो अपना जो एनर्जी है प्रॉपर तरीके से वो ऑब्टेन नहीं कर पाएगा या उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, फिर वो लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। और अगर लैक्टिक एसिड बदल जाएगा तो फिर आपके मसल्स में क्रैम्प आ जाएंगे। देन आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, वो कह रहा है वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। क्या बोल रहा है, कह रहा है प्लांट्स को भी, आपको पता है प्लांट्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्या इसका मतलब प्लांट्स भी रिस्पायर करता है बेटा? यस, प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर आपको लगता है ना कि प्लांट्स को बेटा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है सिर्फ, तो ऐसा नहीं है, प्लांट्स को भी बेटा ऑक्सीजन चाहिए होता है, बट उतनी क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता जितना वो हमें देता है। उसको कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है, बट चाहिए तो उसको भी होता है। तो कह रहा है वो कैसे करता है, तो वो करता है थ्रू स्टोमेटा। इसका मतलब स्टोमेटा का काम है इस चीज को इंश्योर करना कि सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन उसको मिले। देन आगे क्या बोल रहा है बेटा, कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो आपस में क्या होती है बेटा, एक्सचेंज होती है। यानी कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऑक्सीजन नहीं लेते, वो ऑक्सीजन भी लेते हैं, बट उतना अमाउंट में इनको नहीं चाहिए जितना वो हमें दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन भी ये लोग लेते हैं, मतलब प्लांट्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। कह रहे दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। तो वो यहां पे कह रहा है कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन लेता है, या तो वो ऑक्सीजन ले लेता है
या फिर कुछ ऑक्सीजन वो बाहर निकाल देता है और एयर के अंदर एक्सपोज कर देता है, मतलब एयर के अंदर वापस डाल देता है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। अब प्लांट्स को क्या अपने अंदर लेना है, आई मीन से कौन सी गैस उसको अपने अंदर लेनी है और कौन सी बाहर निकालनी है, वो प्लांट्स जो है एनवायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से देखता है। जैसे कि रात की बात करें बेटा, तो रात को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, आपको पता ही है बेटा, रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो प्लांट्स रात को क्या करते हैं, प्लांट्स रात को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं। प्लांट्स रात के समय, क्योंकि बेटा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो नहीं सकता, तो ये रात को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं। जबकि डे टाइम में क्या होता है बेटा, डे टाइम में प्लांट्स, क्योंकि दिन होता है, पाइथागोरस थ्योरम परफॉर्म हो सकती है, तो ये दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और रात और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। अब आप लोगों ने बेटा वो सुना होगा बेटा, एक पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कहावत सुनी होगी कि रात को ना पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि भूत भूत होते हैं वहां पे, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो एक्चुअल में बेटा कोई भूत भूत नहीं होते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होती है कि रात को अगर आप प्लांट्स के नीचे सोओगे ना या बैठोगे, तो रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और अगर आप अपनी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहोगे तो आपको सफोकेशन होने लग जाएगी, और सफोकेशन होने की वजह से आपका दम घुटेगा, और दम घुटने की वजह से आप मर जाओगे। लेकिन पुराने जमाने के लोगों को क्योंकि नॉलेज नहीं होती थी, तो वो क्या बोलते थे कि अगर आप रात को पेड़ के नीचे बैठोगे या सोगे तो आपके ऊपर भूत चढ़ जाएगा, आप मर जाओगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन ये है कि प्लांट्स जो है बेटा रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब आपको बेटा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी प्लांट्स के नीचे, तो फिर आपका तो सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर तो वो इंसान मर ही जाएगा, अगर ज्यादा अमाउंट में लेगा तो ऑब्वियसली। ये चीज आपको यहां पे क्लियर करना चाह रहे हैं कि जो प्लांट्स है ना बेटा, वो कब ऑक्सीजन अंदर लेता है, कब बाहर छोड़ता है, वो सब एनवायरमेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि रात को ही क्या कह रहे हैं रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा बाहर छोड़ता है, जबकि ड्यूरिंग द डे CO2 generates during respiration is used up for photosynthesis, hence there is no CO2 release। जबकि दिन में क्या होता है, दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है यहाँ पे जो फूड बनने की वजह से, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर नहीं छोड़ता, वो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में लगा देता है। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम, बल्कि ये दिन में ऑक्सीजन बाहर क्या करता है, छोड़ता है। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, एनिमल्स हैव इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं बेटा, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं बेटा, जिससे ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। जैसे हम लोग की बात करें बेटा, तो हम लोग अपने किससे करते हैं, हमारे जो नॉस्ट्रल है, हम उसकी हेल्प से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन कहाँ जाते हैं बेटा, लंग्स में जाते हैं। इसी तरीके से फिश होती है बेटा, फिश की तो कोई नॉस्ट्रल वगैरह होती नहीं, तो फिश किससे लेते हैं, फिश लेते हैं गिल्स से। आपने सुना होगा ये बात तो छोटे क्लासेस में भी। तो इसी तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि अदर एनिमल्स या अलग अलग एनिमल्स जो है, उनके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं बेटा, जिससे ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं बेटा, जो लैंड पे रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड्स टू यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। कह रहे हैं हम जो एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं, वो ऑक्सीजन कैसे ब्रीथ करते हैं बेटा, एटमोस्फेयर से। हमारे जो एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी है 21% की, हम उससे लेते हैं बेटा। जबकि एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं जो पानी के अंदर ऑलरेडी डिसॉल्व होता है, जिसकी क्वांटिटी बेटा 5 मिलीलीटर या समथिंग ऐसे कुछ होती है, उससे भी कम होती है। मतलब कि इतनी कम कि हम नॉर्मल इंसान तो उसमें सांस ही नहीं ले सकता। और पहली बात तो हमारे पास ऑर्गन्स भी नहीं है ना, वैसे हमारे पास वैसे वाले ऑर्गन्स भी नहीं है कि हम पानी के अंदर प्रॉपर सांस ले सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पे बता रहे। आगे देखते हैं, कह रहे सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in the terrestrial organism। अब कह रहे हैं क्योंकि पानी की जो क्वांटिटी है बेटा, जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है पानी के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा लो होती है, इसलिए जो पानी के अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स है बेटा, वो बहुत ही ज्यादा तेज तेज की सांस लेते हैं। मतलब कि आप ये समझो कि जैसे पानी है और एक जगह एटमोस्फेयर है, ठीक है। अब पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है और एटमॉस्फेयर के अंदर भी ऑक्सीजन है, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ज्यादा है पानी की कंपैरेटिवली। इसलिए पानी के अंदर जो फिश वगैरह होती है बेटा,
इनको सांस लेने के लिए ज्यादा तेज तेज की ब्रीदिंग करनी पड़ती है, बहुत तेज तेज की सांस लेनी पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उतनी क्वांटिटी पानी के अंदर होती नहीं है। जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पे 21% का ऑक्सीजन लेवल है। तो इसलिए हम लोग जो है बहुत ही स्लो स्लो आराम आराम से सांस लेते हैं। अगर हम बात करें बेटा तो हम 12 से 15 टाइम्स जो है ना ब्रीथ करते हैं पर मिनट में। एक मिनट में हम 12 से 15 बारी के अराउंड या 20 तक के अराउंड जो है ना सांस लेते हैं, मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इस तरीके से, मतलब धीरे धीरे से। जब हम कोई नॉर्मल एक्टिविटी ना करें, हम रेस्ट पोजीशन पे हो, तो हम इतना लेते हैं 12 15 20 के राउंड। जबकि फिश जो है ना वो एक मिनट के अंदर अराउंड 100 टाइम्स जो है ना ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लेती है। ये मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, आपको एग्जैक्टली नहीं बता रहा। तो इससे डिफरेंस समझो कि ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए हम ज्यादा तेज तेज की सांस नहीं लेते। जबकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत ही कम है, तो वो एक मिनट में ज्यादा टाइम ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे बता रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास गिल्स वेयर द डिसॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। तो यहां पे कह रहे हैं कि अब फिश क्या करते हैं, फिश जो है पानी को जो है अपने माउथ से अंदर लेते हैं और फिर वो कहां जाता है बेटा, गिल्स में जाता है। और गिल्स क्या करते हैं, उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होते हैं वो ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर सर्कुलेट करा देते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, फिश किस तरीके से काम कर रही है यहां पे। तो कह रहे हैं फिश जो है वो पानी के अंदर, पानी जो है वो अपने माउथ से अंदर लेती है और उसको क्या करती है, उसको गिल्स तक पहुंचाती है और फिर गिल्स क्या करते हैं, उस पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर मिक्स करा देते हैं। ये हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, बट हमारे साथ गिल्स से नहीं होता, हमारे साथ लंग्स के बेसिस पे होता है। हमारे साथ भी बेटा ऐसा ही होता है, बट हमारे अंदर गिल्स ऐसा नहीं करते हैं, हमारे अंदर लंग्स करते हैं कि हमारे अंदर लंग्स ऑक्सीजन लेके जाता, लंग्स में ऑक्सीजन जाता है और फिर लंग्स से जो है वो कहां चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है लंग्स से। अब वो कैसे जाता है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, वो कैसे जाएगा बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, आज हम नहीं सीखेंगे, आज हम इतना ही करेंगे।